हे गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 3 है, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट मतलब शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन, उनसे रिलेटेड हमारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। टॉपिक्स के अंतर्गत आपको मैंने स्टेटमेंट्स बताए हैं, फॉर्मूलाज बताए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जो भी हमारे ईयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है, टाइप्स डिस्कस किए हैं। तो इस हिसाब से जैसा हमारा कल क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, सेकेंड पेपर का जैसा हुआ था हमारा क्वेश्चन, उस हिसाब से हमने इसमें आपको बताया है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी कंफ्यूजन होती है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब आपका कल एक एग्जाम हुआ है, उससे आपको कुछ तो पता चल गया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आगे बन सकता है। क्योंकि देखिए, स्टेटमेंट्स जो पूछे गए थे, स्टेटमेंट जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, स्टेटमेंट जो भी पूछे गए थे वो मैंने आपको जो भी बुक से रिलेटेड जो भी हमने हाईलाइटेड पोर्शन बताया उसमें स्टेटमेंट्स भी आए थे, टाइप्स भी मैंने आपको बताए थे जिस हिसाब से टाइप्स पूछे गए थे। तो उसमें जो ईयर वाले क्वेश्चंस थे वो थोड़ा कम ही पूछे गए थे, जिस हिसाब से हम लोगों ने ईयर वाले क्वेश्चंस बहुत तैयार किए थे, है ना। तो अब आपको एनालिसिस लग गया होगा कि आपने एनालिसिस कर लिया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आगे बन सकता है। ठीक है, तो बस वही मैंने भी देखा है और उसी क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इसमें हाईलाइटेड करी हैं चीज़ें। और पहले भी मैंने जो भी आपको दिया था उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फिलहाल जो कंटेंट है वो अभी आपको सही मिल रहा है। तो जो भी मैंने इसमें बताया है वो आप देखिएगा और हर एक चीज़ अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और जो भी आपको मतलब आपको कोई कुछ पूछना है या कोई चैट करनी है तो इंस्टाग्राम पेज आपको नीचे मेंशन कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप चैट्स कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो पेज है वो उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। इस टाइम पे कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा है, इस वजह से हम लोग रेगुलर वीडियोज़ नहीं कर पा रहे हैं, बट कोशिश करूँगी कि आपको जो भी नए नए पेपर्स आएंगे उनके वीडियोज़ प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, जो भी अभी आंसर्स हैं हमारे वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे के पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उनको अभी कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब पिछला पिछला देख के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो पेपर हो चुका है। ठीक है, तो अभी आगे पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके बाद साथ ही में सारे पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए, पिछले आपको वीडियोस में मैंने 4 चैप्टर सर के द्वारा 4 चैप्टर कंप्लीट करवाए जा चुके थे। ये 5वां चैप्टर है। ये चैप्टर है प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट सबसे पहले आप जेपी नाइक के द्वारा जो बोला गया है इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत कम चांसेस हैं पूछे जाने के, क्योंकि बहुत लंबा स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं प्राथमिक शिक्षा का प्रकाशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इसमें क्या है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। कितने हैं महत्वपूर्ण लक्ष्य? 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 45 है, इसके अनुसार क्या बोला गया है कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा मतलब यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के लक्ष्य की प्राप्ति और सार्वभौमिक शिक्षा के स्तर पर बेसिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्श या नमूने के रूप में लागू करना। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि संविधान के अनुसार राज्य संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि में समस्त बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। जो ये शिक्षा है उनको तब तक प्रदान की जाएगी जब तक वे 14 वर्ष की आयु जो है ये प्राप्त ना कर लें। देखिए, इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये जो आपको बहुत बड़ा बता रही हूँ इसी में से 5-6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, इस प्रकार संविधान के अधीन 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कब करी गई थी? 1960। इतने तक देने का दायित्व राज्य पर था, परंतु ये जो लक्ष्य रखा गया था ये अभी तक भी प्राप्त नहीं किया जा सका है। 1960-61 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है कि अनेक सामाजिक और आर्थिक कारणों से इस कार्यक्रम को नियत समय के अंदर पूर्ण करना संभव नहीं था। इसीलिए जो नियोजन आयोग है मतलब प्लानिंग कमीशन है, इसके द्वारा नियुक्त शिक्षा मर्मज्ञों के दल ने पूना में हुई अपनी बैठक में सुझाव दिया कि सन 1965 से 66 मतलब 1965 to 66 तक 6 to 11 वर्ष तक के जो भी हमारे बालक होंगे इनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए शीघ्रता से प्रयास किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत सरकार जो है इसने 1964 में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। कब करी? देखिए, इंपॉर्टेंट है, शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1964 में। 6 है, इस वजह हिसाब से आप ऐसे याद कर सकते हैं, शिक्षा है, सी मतलब शाह से शुरू होता है और 6 है, तो शिक्षा 1964। तो इसमें शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई।
भारत सरकार के द्वारा, और शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि 1975 टू 76 तक 6 टू 11 ईयर तक के जो भी हमारे बच्चे होंगे और सन 1985 टू 86 तक क्लास 6 टू 8 तक के समस्त बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है। अब लिखा हुआ है कि 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों तक उत्तरदायी था। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट आ जाता है कि 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। संविधान द्वारा 1976 में किए गए जिस संशोधन से शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया उसके दूरगामी परिणाम हुए। ओके अब आधारभूत वित्तीय तथा प्रशासनिक उपायों को राज्यों तथा केंद्र सरकार के बीच नई जिम्मेदारियों को बांटने की आवश्यकता भी हुई। अब इस हिसाब से देखा जाए तो ये पॉइंट भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है, अच्छे से पढ़ना है। अब ऊपर के स्टेटमेंट को हम पढ़ने के हिसाब से अगर हम देखें कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का गुरुत्व अपने ऊपर संभाला, ये भार भी स्वीकार किया। केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने अपनी अगुवाई में शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रम बनाने और उनके क्रियान्वयन पर नजर रखने के कार्य को जारी रखा और इन नीतियों में सन 1986 मतलब 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE तथा वह कार्यवाही कार्यक्रम POA शामिल है जिसे 1992 में अद्यतन किया गया। ये आपको ईयर याद रखना है और ये ईयर याद रखना है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब भी आपसे सन पूछा जाए तो आप 1986 टिक करके आएंगे, ठीक है। इसकी शुरुआत इसी में हुई। अब इसमें नेक्स्ट आता है जो NCERT है। देखिए कल आपसे पूछा गया था NCERT का फुल फॉर्म, है ना, तो मतलब NCERT में ई जो है उसका क्या मतलब था, तो ई का एजुकेशनल मतलब था। आप लोगों ने क्या टिक किया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा। अब लिखा हुआ है कि जो NCERT है, NCERT ने 1988 में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक रूपरेखा तैयार की। परिषद ने सन 2000 में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार किया। इम्पोर्टेंट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1992 में जो प्रोफेसर यश पाल हैं इनकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। प्रोफेसर यश पाल की अध्यक्षता में क्या नियुक्त किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार समिति जो है 1992 में प्रोफेसर यश पाल की अध्यक्षता में नियुक्त की गई, जिसने स्कूल छात्रों के बोझ को कम करते हुए अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने संबंधी उपाय सुझाव दिए। ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के नाम से भी जानी जाती है। ये जो रिपोर्ट है ये शिक्षा बिना बोझ के नाम से भी जानी जाती है। अब 1986 में क्या हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति या इसकी शिक्षा नीति द्वारा ये घोषित किया गया कि 1990 तक के 6 से 11 आयु के समस्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा, और साथ ही 1995 तक 11 टू 14 आयु वर्ग के समस्त बालकों को जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। देखिए जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है कब 1986 इसने ये घोषित किया था कि 1990 तक 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। फिर 1995 तक 11 से 14 आयु के समस्त बालकों को या बच्चों को जो शिक्षा है वो एजुकेशन है उसको डेवलप किया जाएगा। वो जो लक्ष्य है ये निर्धारित किया गया था। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा ये लिखा हुआ है लिंगानुसार नामांकन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपने कल एनालिसिस कर ही लिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें मेनली जो मतलब बिल्कुल डीपली नहीं पढ़ना है, उसमें बस यही था आपको डीपली नहीं पढ़ना है। टाइप्स पूछे गए थे, स्टेटमेंट्स पूछे गए थे, फुल फॉर्म्स पूछे गए थे, तो ये सारी चीज़ें जो कॉमन सी चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी है। ओके अब लिखा हुआ है कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को 1990 तक 1990 तक प्राप्त करने के लिए बल दिया गया था। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी इसको 1990 मतलब 1990 तक प्राप्त करने के लिए बल दिया गया था, परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था। आपको ये ईयर याद रखना है, कब तक का प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था? 1990 का, बट इसको प्राप्त नहीं किया जा सका था। 8वीं योजना में प्रारंभिक शिक्षा के निम्न लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब ये लक्ष्य कौन कौन से हैं ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। देखिए
इसमें कौन से लक्ष्य हैं लिखा हुआ है कि उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 8वीं योजना में निम्न बातों पर बल दिया गया। कौन सी? प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए औपचारिक पद्धति का विस्तार किया जाएगा, साथ ही इनका सुधार भी किया जाएगा। फिर जो ओपन एजुकेशन सिस्टम है जो हमारा कल पूछा गया था, इसको विकसित किया जाएगा। फिर जो मिनिमम लर्निंग लेवल है MLL है, इसके उपागम को विकेंद्रीकृत किया जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि विद्यालय संकुलों मतलब स्कूल कॉम्प्लेक्सेस को विकसित किया जाएगा। अब आता है इसमें पहुंच, 12 नंबर है पहुंच। इसमें क्या है कि 1 किलोमीटर की पैदल दूरी की परिधि में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराना और पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों, ऐसे जो कार्यरत बच्चे होते हैं और जो बालिकाएं होती हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, इनके लिए कौन सी शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, कौन सी शिक्षा की सुविधा दी जाती है? गैर औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो बच्चे 1 किलोमीटर पैदल दूरी की परिधि में सभी बच्चों के लिए जो प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले ऐसे बच्चे जो मतलब बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, वो जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनके लिए क्या किया गया? उनके लिए गैर औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है, इसकी सुविधा प्रोवाइड कराई गई। ओके, अब इसमें लिखा हुआ है पढ़ाई जारी रखने के लिए रोके रखना। किस हिसाब से? लिखा हुआ है कि 1 to 5 तथा 1 to 8 कक्षाओं में पढ़ाई छोड़ने वालों की मौजूदा दरों 45% to 60% में क्रमशः 20% एंड 40% की कमी है। 1 to 5 मतलब 1 से 5 और 1 से 8 कक्षाओं में जो पढ़ाई छोड़ते हैं बच्चे, उनकी मौजूदा दरें कितनी? 45% और 60% में। इसमें क्रमशः कितनी कमी हुई है? 20% और 40%। ठीक, अब लिखा हुआ है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है, इसको अपर प्राथमिक स्तर पर भी बढ़ाकर स्कूली सुविधाओं का विस्तार किया गया। अब इसमें आता है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की भूमिका क्या है। इसमें एक लाइन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, इसको सार्वभौमिक और निःशुल्क बनाने के महान कार्य में केंद्रीय सरकार साझीदार है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, इसने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र के दायित्व को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय में अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद नामक प्रमुख संगठन की व्यवस्था की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो केंद्र सरकार है, इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उनको हम कुछ 3 वर्गों में रखते हैं। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में रखते हैं। और ये वर्ग कौन कौन से हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम, और दूसरा लिखा हुआ है केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों का आर्थिक सहायता। फिर लिखा हुआ है केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम। ये 3 कार्यक्रम जो हैं ये किए गए हैं, तो इनके आप नाम याद रखिएगा। इनके अंतर्गत इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ है जो हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़े। अब देखिए, अगर आपको कोई बैकग्राउंड वॉइस डिस्टर्ब कर रही हो तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ठीक से बोल रही हूँ, तेज़ तेज़ आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे। घर पे हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब आपको सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का ईयर याद रखना है कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, इसको शुरू कब किया गया। तो 1987 to 88 इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना अवरोधन में सुधार लाने और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 1987 to 88 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। आपको याद रखना है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1987 to 88 में। अब आप कैसे इसको याद कर सकते हैं, इसका ईयर कैसे याद कर सकते हैं? कुछ आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिए कि ऑपरेशन का अगर आ लिखा हुआ है तो हम इसको 8 बना सकते हैं, है ना। तो 87 हम कैसे बना सकते हैं इस हिसाब से, और इसका जो 1 लिखा हुआ है इसको हम 7 बना सकते हैं, 87 हो गया। और ये जो बा बना हुआ है, ये देखिए कुछ इस हिसाब का बा बना हुआ है, तो इसको आप 88 बना सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इसका ईयर याद कर लीजिए, क्योंकि जो ईयर्स हैं ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि कल पूछ लिया गया था सार्जेंट का, कोठारी आयोग का, तो इस हिसाब से हमें ईयर भी पता होने चाहिए कि किसकी कब शुरुआत हुई। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा 1987 to 88 में। इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ बातें थी जिन पर ये निर्भर हुआ है। पहला है कि लड़के और लड़कियां जो हैं इनके लिए शौच घर सुविधा करनी चाहिए, और बरामदा सहित सभी मौसमों के उपयुक्त कम से कम 2 पर्याप्त बड़े कमरों की सुविधा करानी चाहिए। फिर लिखा है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हों, जिनमें से यथासंभव 1 महिला भी होनी चाहिए। फिर इसमें क्या आपको क्या बताया गया जी, और जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान दिया गया है, कौन कौन सी बातें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। फिर लिखा हुआ है कि जो ब्लैक बोर्ड है, नक्शे हैं, चार्ट हैं, टॉयज हैं मतलब खिलौने हैं, और जो कार्य अनुभव हैं, इनके उपकरणों सहित आवश्यक पठन सामग्रियों का प्रबंधन होना चाहिए।
ओके। अब लिखा हुआ है कि 1987 टू 88 से 1992 टू 93 की अवधि में ये योजना देश के 91.5% ब्लॉकों में क्रियान्वित की गई, जिनमें 91% प्राथमिक स्कूल शामिल है। स्कूली सुविधाओं के संबंध में सरकार की संशोधित नीति और कार्य योजना 1992 को कार्यशील बनाने के उद्देश्य से 8वीं योजना के दौरान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत 3 जो उपयोजनाएं हैं इनका ध्यान किया गया है, इनको शामिल किया गया है। पहला है कि 7वीं योजना में निर्धारित शेष विद्यालयों को शामिल करने के लिए चल रहे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जारी रखना। फिर है जिन प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला संख्या 100 से अधिक हो वहां पर 3 शिक्षक और 3 कक्षाओं की उपलब्धि कराई जाए। फिर है कि जो अपर प्राथमिक स्कूल हैं इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। ये 3 बातें हैं जिसमें 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। किसमें? ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो 8वीं योजना है इसके दौरान। अब हम आते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये किसके लिए शुरू की जाती है। तो जो गैर औपचारिक शिक्षा है, शैक्षिक विकास की दृष्टि से प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभ बनाना भारत का एक प्रमुख लक्ष्य है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इस परिप्रेक्ष्य में 1964 टू 66 के शिक्षा आयोग के द्वारा गैर औपचारिक शिक्षा के माध्यम से कामकाजी बच्चे, बालिकाएं और जो भी बिना स्कूल वाले जो बस्तियों के निवासी होते हैं इनको शिक्षा प्रदान करने में जो ये गैर औपचारिक शिक्षा है इसकी शुरुआत करी गई या फिर इसके महत्व को स्वीकारा गया। मेनली आपको अब पता चल गया है कि जो हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो किन के लिए शुरू की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये 1968 में यही बात दोहराई गई कि सन 1968 में ये बात दोहराई गई 1986 की नीति में गैर औपचारिक शिक्षा के वृहत तथा क्रमबद्ध कार्यक्रम की परिकल्पना की गई। एक सेकेंड रुकिएगा, ज़्यादा बैकग्राउंड वॉइस आ रही है। हाँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम। इसमें क्या होता है? ये जो कार्यक्रम होता है ये स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी हमारे बच्चे होते हैं, तथा औपचारिक स्कूल प्रणाली के दायरे से बाहर रहने वाले गैर स्कूली बच्चों को जो उनकी शिक्षा होती है, जो एजुकेशन होती है, उनके लिए एक संगठित कार्यक्रम होता है, उनके लिए ही इनकी शुरुआत करी जाती है। तो ये हो गया गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो शिक्षा विभाग है इसके द्वारा इस गैर औपचारिक की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना 1978 टू 80 में शुरू की गई थी। प्रारंभ में ये कार्यक्रम शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों, कौन कौन से राज्य? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रायोगिक आधार पर किया गया था। क्या किया गया था? ये कार्यक्रम इन राज्यों में किया गया था, आयोजित किया गया था। सन 1987 मतलब 1987 में अरुणाचल को भी इसमें शामिल किया गया था। ये देखिए जब कब शुरू करी गई थी, ये जो प्रायोजित योजना है इसकी शुरुआत कब करी गई थी? इसकी शुरुआत करी गई थी 78 टू 80 में, मतलब 2 साल के बीच में इसकी शुरुआत हो गई थी। 78 टू 80 में इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले ये कार्यक्रम शैक्षणिक रूप से कहाँ पर शुरू हुआ था? ये इन राज्यों में, ये जो पिछड़े 9 राज्य हैं यहाँ पर शुरू किया गया था। और फिर जब 87 आया तो उसमें अरुणाचल को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक, अब यहाँ पे है कि 1992 में देश में 2.72 लाख गैर औपचारिक शिक्षा केंद्र थे। कब? 1992 में इतने लाख हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स थे। ठीक है, जिनमें 61 लाख से अधिक था, मतलब जिनमें नामांकन जो है ये 68 लाख से अधिक था। इस समय लड़कियों के लिए जो शिक्षा केंद्रों की संख्या ये 81,000 से अधिक है और इस कार्यक्रम में 390 स्वैच्छिक एजेंसियां भी भाग ले रही हैं। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखेंगे आप। अब लिखा हुआ है मिनिमम लर्निंग लेवल, मतलब न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है? तो जो विद्यालय होता है इसमें अध्ययन ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तरों को लागू करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए 100% सहायता प्रदान की। किसने? केंद्र सरकार ने ये कार्यक्रम लागू किया तो इन्होंने अपना पूरा 100% हेल्प दिया, अपना सहायता प्रदान किया। इस कार्यक्रम में 2000 प्राथमिक विद्यालय, 10,000 शिक्षक,
शिक्षक और 3.86 लाख छात्र शामिल थे। अब इसमें आया है आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, केरल, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डायट इसके शिक्षण संकाय सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं डीपीईपी। डीपीईपी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्या पता इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए एग्जाम में। इसकी शुरुआत आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिख रखा है 1994 में हुई। कब? 1994 में। देखिए, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1994 में। कंफ्यूज मत होना, 1992 के अनुसरण में 1994 में डीपीईपी की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में फिर से जान फूंकना और प्राथमिक शिक्षा के सर्वांगीकरण का लक्ष्य पूरा करना था। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये याद रखना है कि जो डीपीईपी है इसकी स्टार्टिंग कब हुई, इसकी शुरुआत कब करी गई और किसके द्वारा की गई। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन जिलों को लिया गया जिनमें सबसे पहला क्या है, महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत मतलब 1991 की जनगणना से कम हो। फिर दूसरा है समग्र साक्षरता अभियान मतलब टोटल लिटरेसी कैंपेन जो है, टीएलसी जो है, ये प्रारंभिक शिक्षा की मांग को पूरा कर सकने में सफल रहे। मतलब ये जो उन जिलों को लिया गया, ये जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, इसमें उन जिलों के लिया गया जिसमें महिला साक्षरता दर जो है ये कम हो, जो ये जनगणना 1991 की इससे कम हो, और जो समग्र साक्षरता अभियान है ये प्रारंभिक शिक्षा की मांग को पूरा करने में सफल रहे। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों राज्य इसमें जिलों को लिया गया, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन दोनों जिलों को लिया गया जिसमें ये दोनों कार्य हो रहे हों। नेक्स्ट है कि ये प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में योजना प्रबंधन और व्यवसायिक सहायता हेतु राष्ट्रीय, राज्य और जिला संस्थानों एवं संगठनों की क्षमता में वृद्धि के लिए भी काम करता है। जो डीपीईपी है ये डीपीईपी अतिरिक्त व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित है। अतिरिक्त व्यवस्था इसके सिद्धांत पर आधारित है और इसका कार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए केंद्र तथा राज्य क्षेत्र की योजनाओं और योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों को और सहायता प्रदान करके मौजूदा कमी को दूर करना है। अब जो डीपीईपी है, डीपीईपी बाहरी सहायता से चलने वाला एक कार्यक्रम है। इंपॉर्टेंट, परियोजना व्यय का 85% केंद्र सरकार द्वारा और शेष 15% संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका हिस्सा विदेशों से प्राप्त सहायता से के माध्यम से आता है और वर्तमान में विदेशी सहायता लगभग 6,938 करोड़ रुपए है, जिसमें 5,137 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से कर्ज के रूप में है और शेष 1,801 रुपया जो बचा है ये रुपए अनुदान के रूप में है। और इस समय डीपीईपी जो है ये 9 राज्यों के 123 जिलों में चल रही है और अपने सर्वोच्च स्तर किसी समय 18 राज्यों के 273 जिलों में चल रहा था। ओके, अब है यहाँ पे, अब ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और हमें क्या इसमें पढ़ना है, इसमें लिखा हुआ है इसकी उपलब्धियां क्या हैं। जो डीपीईपी हैं इसकी उपलब्धियां किस हिसाब से हैं, तो इस प्रकार की ये उपलब्धियां हैं। इसने अभी 1,60,000 से अधिक स्कूल खोले, किसने? डीपीईपी ने, जिसमें लगभग 84,000 वैकल्पिक शिक्षण केंद्र मतलब एएस उपस्थित है। इस वैकल्पिक शिक्षण केंद्रों में 35 लाख से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब इसमें है कि जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं के नामांकन में अच्छा सुधार हुआ। जो डीपीईपी है ये चरण फर्स्ट जो है इसके जिलों में हुए कुल नामांकनों की तुलना में बालिकाओं के नामांकन में 48 से 49% की वृद्धि हुई। फिर लिखा हुआ है कि जो शिक्षा संबंधी सहायता है, शिक्षा संबंधी सहायता और शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक स्तर पर 3,380 संसाधन केंद्र और समूह स्तर पर 29,725 केंद्रों की स्थापना भी करी गई। अब ये हमारा हो गया था डीपीईपी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एसएसए मतलब सर्व शिक्षा अभियान के बारे में और इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत सन 2001 में हुई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है यह राष्ट्रीय योजना के रूप में यह देश के सभी जिलों में लागू की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य सन 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं उनको उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा जो है ये उपलब्ध कराना है।
फिर है कि सन 2005, एक मिनट, हाँ, फिर है कि सन 2005 तक सभी स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों, ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के समस्त बच्चे। फिर सभी प्रकार के लैंगिक और सामाजिक भेदभाव प्राथमिक स्तर वर्ष सन 2007 और सन 2010 तक बुनियादी स्तर समाप्त कर। यहाँ पे देखिए जो बुनियादी आया है, तो यहाँ पे कल एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर उसका था गांधी जी। ठीक है, गांधी जी उसका राइट आंसर था। आपने क्या टिक किया है? फिर ये सन 2010 तक सभी के लिए शिक्षा प्रदान करना। इसमें जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है, इसके ये मुख्य विशेषताएं हैं, इसके ये गुण है कि क्या क्या इसमें कार्य किए जाने चाहिए। फिर लिखा हुआ जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसके अंतर्गत 9वीं योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य 85:15 इसकी सहभागिता प्रबंध के आधार पर सहायता दी गई। और जो 10वीं योजना है, इसके दौरान सहभागिता प्रबंध जो है ये 75:25 था। इसके बाद 50:50 के आधार पर इसको दी जाने लगी। ये इसके जो आधार है, इसके बाद ये 50.50 के आधार पर दिया जाने लगा। अब यहाँ पे है सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियाँ क्या हैं। ये जो अभियान है, इसकी शुरुआत से दिसंबर सन 2006 तक लगभग 1,81,000 विद्यालय खोले जा चुके। 1,49,600 नई स्कूली इमारतें और 6,50,000 अतिरिक्त कमरे या तो पूरे हो चुके हैं या फिर पूरे होने वाले हैं। ये इसकी उपलब्धियां हैं। फिर है कि 31 सन 2007 मतलब 31 मार्च 2007 तक इस अभियान के अंतर्गत 8 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। कितने? 8 लाख से अधिक। अब इसकी विशेषताएं हैं कि जो बालिका हैं, बालिकाओं पर विशेषता अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं पर ध्यान दिया जाए। फिर विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापस लाने हैं तो अभियान चलाना। फिर है बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। फिर है शिक्षा के समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम चलाना। फिर है 50% महिला शिक्षकों की नियुक्ति करना। वो तो हो गया हमारा सर्व शिक्षा अभियान, मतलब जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान थे इसके बारे में पूरी जानकारी। अब हम पढ़ेंगे NPEGL मतलब कि प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म एक बार आप पढ़ लीजिएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन। इसकी स्टार्टिंग कब हुई ये देख लीजिए। इसकी स्टार्टिंग जुलाई 2003 में हुई। सर्व शिक्षा अभियान की वर्तमान योजना के अधीन ये जो NPEGL है, ठीक है, ये प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्ति से वंचित या फिर पिछड़ी बालिकाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराता है। और इसमें होता है कि जो कार्यक्रम है ये शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन विकास खंड जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें चलाया जा रहा है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर जो है ये राष्ट्रीय औसत से कम है और लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय औसत से अधिक है। साथ ही ये कार्यक्रम ऐसे जिलों के विकास खंडों में भी चलाया जा रहा है जहां कम से कम 5% जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजाति की है और जहां अनुसूचित जाति और जनजाति महिला साक्षरता दर 1991 के आधार पर राष्ट्रीय औसत से 10% कम है। अब है राष्ट्रीय बाल भवन। अब राष्ट्रीय बाल भवन में क्या है आपको याद रखना है। राष्ट्रीय बाल भवन की स्टार्टिंग कब हुई? 1956 में। किसने करी? जवाहरलाल नेहरू ने करी। और इसमें क्या है, इसमें एक बार आप पढ़िए। जो राष्ट्रीय बाल भवन है ये मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एक स्वायत्त शासित संस्था है जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत कार्य करती है। 1956 में इसके गठन से ही बाल भवन ने देश भर के उत्तरोत्तर प्रगति की। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल भवन के संबंध में राज्य बाल भवन और 10 बाल केंद्र स्थापित करे। कितने राज्य भवन स्थापित करे? 68 राज्य भवन स्थापित करे। जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं इसको आपको क्लियर करके बता रही हूँ कि कितने राज्य भवन स्थापित हुए हैं। एक मिनट आप थोड़ा सा और रुक जाइए। हाँ जी, इसमें जो राज्य भवन हुए हैं, हाँ 68 हुए हैं, मैंने क्लियर बताया है। 68 राज्य बाल भवन और 10 बाल केंद्र वर्तमान में स्थापित हुए हैं, ये केंद्र स्थापित हैं। अब बढ़ते हैं हम शिक्षा के राजकीय संस्थान मतलब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर। इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 1963 थ्रू 64 में।
इसमें क्या है, प्राथमिक और मिडिल या जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने शिक्षा के राजकीय संस्थानों की स्थापना की। यह आपको याद रखना है, इसकी योजना प्रस्तावित की। इस योजना को केंद्र सरकार की सहायता से सन 1963 से 64 में क्रियान्वित किया गया। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात याद रखनी है। नागालैंड के सिवाय सभी राज्यों में इन संस्थाओं की स्थापना हो चुकी है और इन संस्थाओं के लक्ष्य हैं विद्यालय शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय निरीक्षक, प्रशिक्षण विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रारंभिक शिक्षा मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन के क्षेत्र में अनुसंधान करना। अब इसमें क्या है कि 68 to 69 से केंद्र सरकार ने इस योजना का संपूर्ण व्यवहार अपने ऊपर ले लिया। कब? 68 to 69 में केंद्र सरकार ने इस योजना का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया था। और इसमें क्या है, जो केंद्रीय सरकार है इसने शिक्षकों के कल्याण के लिए 1962 में नेशनल फाउंडेशन फॉर टीचर्स वेलफेयर इसकी स्थापना की। इंपॉर्टेंट देख लीजिए आप खुद ही। फिर लिखा हुआ है भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद इसकी स्थापना की और इस परिषद का मुख्य कार्य भारत सरकार की लड़कियों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न मामलों के परामर्श से है। नेक्स्ट है कि जून 1965 में दिल्ली में बाल भवन और राष्ट्रीय अजायब घर की स्थापना हुई, म्यूजियम की स्थापना हुई और इसकी स्थापना का प्रमुख अभिप्राय शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट है राज्य सरकारें और प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन। इसमें क्या है, इसमें है कि संविधान के अनुसार शिक्षा एक राजकीय विषय था, परंतु अब केंद्र और राज्य दोनों का संयुक्त दायित्व है। प्रत्येक राज्य इन क्षेत्र के अपने दायित्व और कार्यों को शिक्षा मंत्री, उप मंत्री और शिक्षा सचिवालय, शिक्षा निदेशक और उनके अधीनस्थ अधिकारी और गैर सरकारी मंडल या परिषदों आदि के द्वारा पूर्ण करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य सरकारों ने अपने शिक्षा योजनाओं में प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया। कुछ राज्यों में गृह सचिव अतिरिक्त शिक्षा संचालन के पद की व्यवस्था की गई, जो कि पूर्णतया प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और संचालन के लिए उत्तरदायी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये 1950 में भारत सरकार ने शिक्षा विकास की वित्तीय व्यवस्था के साधनों पर एक समिति नियुक्त की, जिसने यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक राज्य को अपनी संपूर्ण आय का 20% शिक्षा पर व्यय करना चाहिए। फिर एक जो खेर समिति है इसने सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य को शिक्षा बजट का 60% प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करना चाहिए। इस सुझाव के अनुसार जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश इसके अतिरिक्त सभी राज्य अपनी संपूर्ण आय का 20% से अधिक शिक्षा व्यय पर लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर ने अपना 13% लगाया, उड़ीसा ने 17% लगाया और उत्तर प्रदेश ने भी 17% लगभग शिक्षा पर व्यय किया। अब इसमें आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन। इसमें क्या है, देश में माध्यमिक शिक्षा का संचालन 4 प्रमुख साधनों कौन कौन से, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय संस्थान और निजी संस्थान, इनके द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सरकार का कार्य क्या है, केंद्रीय सरकार माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इनका पथ प्रदर्शन एवं नेतृत्व भी करती है। इसके अलावा केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए बहुत से कार्यक्रम प्रस्तावित करती है, जैसे कि शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए राज्य ब्यूरो की स्थापना इसने करी, राज्य मूल्यांकन एकक किया मतलब स्टेट इवेल्युएशन यूनिट इसने ये काम करा, विज्ञान के राज्य संस्थान इसने, ये सारी चीज़ें इसने स्थापित करी, ये सारे कार्यक्रम इसने प्रस्तावित किए। अब है कि केंद्र सरकार जो है इसने बहुत सारे और भी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में और भी सारे काम किए। कौन कौन से काम किए यहाँ पर आप देखिएगा। आपको नॉर्मली इसमें काम एक बार पढ़ लेने हैं और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन, इसमें क्या है, इसमें केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विभाग डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, इसके अंतर्गत केंद्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक नेशनल ब्यूरो की स्थापना की और इस ब्यूरो के मुख्य कार्य निर्देशन सेवाओं की प्रगति और उनकी आवश्यकताओं के लिए जागरूकता विकसित करना है। पर्यावरण शिक्षा में क्या है,
पर्यावरण शिक्षा में कहता है कि केंद्र सरकार जो है इसने विद्यालय शिक्षा को पर्यावरणीय आधार प्रदान करने के लिए सन 1988 से 89 मतलब 1988 टू 89 में एक योजना बनाई, जिसमें स्थानीय पर्यावरण और शिक्षा कार्यक्रमों के बीच संश्लेषण भी किया गया। अब केंद्रीय विद्यालय क्या है? केंद्रीय विद्यालय में द्विवेतन आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना को क्रियान्वित किया और इस वक्त देश में 796 केंद्रीय विद्यालय हैं और इनमें 7 लाख से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 39,708 शिक्षक कार्यरत हैं और सन 1993 से 94 में 25 नवीन केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी भी दी गई है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आपको इतना याद रखना है। फिर है कि ये जो विद्यालय हैं इनका संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन नामक स्वायत्त संस्था के द्वारा किया जाता है। अब है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना हुई 1952 में। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जुलाई 1952 में स्थापना हुई थी और ये परिषद अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक मतलब त्रिवर्षीय कोर्स, उच्चतर माध्यमिक बहुउद्देशीय तथा उच्चतर माध्यमिक एक वर्षीय कोर्स परीक्षाएं लेती है। 68 to 69 में भारत में स्थित 15 सैनिक स्कूल जो हैं स्कूलों को भी इस मंडल से संबद्ध किया गया और इस परिषद से 1354 स्कूल संबंधित हैं। इनमें एक विद्यालय तेहरान में स्थित है। कहाँ? तेहरान जो है वहाँ पर भी एक विद्यालय स्थित है और इस विद्यालय का संचालन सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन नामक स्वायत्त संस्था के द्वारा किया जाता है। अब आती है नवोदय विद्यालय की बात। नवोदय विद्यालय आप सभी को पता होगा ये जो है ये क्या है और इसकी शुरुआत कब की गई। नवोदय विद्यालय की शुरुआत 1985 में की गई। इसके बारे में पढ़िएगा। ये एक सर्वमान्य है कि विशिष्ट प्रतिभा के बच्चों को तेजी से प्रगति के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यवस्था की गई कि देश में के विभिन्न भागों में एक निश्चित आधार पर ऐसे विद्यालय स्थापित किए जाए जिनमें नई नई खोजें तथा प्रयोग के लिए समुचित अवसर प्रदान किए जा सके। जो सह शिक्षा आवासीय विद्यालय है ये आप अवस्थित किया गया यहाँ पर। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें है कि जो नवोदय विद्यालय है इसके उद्देश्य क्या है। जैसे नवोदय विद्यालय के बारे में आपको पता ही होगा, नवोदय विद्यालय जो है ज़्यादातर शुरू किया गया है, कई जिलों में शुरू किया गया है। तो कहाँ कहाँ शुरू किया गया, कौन कौन से राज्यों में शुरू किया गया, अभी कितने राज्यों में शुरू किया गया, इसको भी पढ़ेंगे। और इसको शुरू करने के पीछे क्या मकसद था, क्या हाथ थे, मतलब क्या उद्देश्य था इसका शुरू करने का, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है त्रिभाषाई फॉर्मूले के अनुसार 3 भाषाओं में उचित योग्यता इसमें प्रदान होती है। अनुभव और सुविधाओं के आधार पर शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना। नवोदय विद्यालयों के संचालन हेतु नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना की गई, जो कि मान्यता संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। ये जो संस्था है ये संस्था समिति के रूप में 28 फरवरी 1985 को पंजीकृत की गई थी। वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध है। फिर है कि भारत सरकार जो है, भारत सरकार ने सन 1985 से 86 में प्रत्येक जिले में एक के औसत से नवोदय विद्यालय स्थापित करने की एक योजना शुरू करी। 31 जनवरी 1994 तक देश के 24 राज्यों तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 342 नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं और 17 अन्य विद्यालयों में 1993 से 94 के दौरान स्थापित होने की संभावनाएं हैं। जो नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय में कब से स्टार्टिंग होती है एडमिशन होने की? 6 क्लास से। अब इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। 1 मिनट, इसमें क्या है, इस परिषद ने अपने प्रमुख अभिकरण एजेंसी स्थापित करके, जो अभिकरण मतलब एजेंसी, इसको स्थापित करके माध्यमिक शिक्षा जो है इसके क्षेत्र में बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य किए। ये अभिकरण राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों और क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेज हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि जो क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेज है इनकी स्थापना कहाँ की गई? अजमेर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में और मैसूर में। अब नेशनल ओपन स्कूल क्या है, इसकी स्थापना कब हुई? 1979 में। सन 1979 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब CBSE दिल्ली द्वारा देश में अपनी तरह का पहला खुला विद्यालय दिल्ली में खोला गया। अब अगर पूछा जाए कि ओपन स्कूल कहाँ खोला गया तो कब खोला गया? 1979 में एक मुक्त विद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय खोला गया और कहाँ खोला गया? दिल्ली में खोला गया। ये आपको याद रखना है।
भारत सरकार ने नवंबर 1779 में एक परियोजना रपट के आधार पर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में एक स्वायत्त शासी मतलब ऑटोनॉमस निकाय तथा पंजीकृत समिति के रूप में राष्ट्रीय खुला विद्यालय जो है इसकी स्थापना करने का निर्णय लिया और मुक्त विद्यालय को इसमें मिला लिया। और अक्टूबर 1990 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाएं आयोजित करने तथा प्राथमिक पत्र जारी करने का अधिकार भी दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय है इसकी शुरुआत कब और कहाँ हुई। अब आपको इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें भी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि शैक्षिक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब हुई 1972 में। शिक्षा में व्यापक गुणात्मक सुधार लाने और उन तक पहुंच बढ़ाने के लिए चौथी योजना अवधि के दौरान 1972 में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ या फिर शुरुआत हुई। अब आप इसमें जो CIET है इसकी फुल फॉर्म पढ़िए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और जो SIET है इसकी फुल फॉर्म पढ़िए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पढ़िए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सन 1987 में शैक्षिक टेक्नोलॉजी योजना में संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य शैक्षिक दूरदर्शन और अन्य कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं का सशक्त करना था। अब तक केंद्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान और राज्य शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान ने 4000 शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम और 914 भाषाई अनुवाद किए। NCERT जो है इसने एक समिति का गठन करके उसके संरक्षण में बाहर के निर्माताओं को भी 9 शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम बनाने का कार्य सौंपा। और जो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें इतने रेडियो कैसेट प्लेयर और इतने रंगीन टेलीविज़न भी बांटे जा चुके हैं। अब इसमें विद्यालय में विज्ञान की शिक्षा में सुधार 1987 to 88 में केंद्र द्वारा प्रायोजित विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार की एक योजना शुरू की गई। अब इसमें देखिए जो लिखा हुआ है इसमें ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 मिनट में बताती हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे पढ़ लीजिए एक बार। विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा 1984 to 85 में 248 चुने गए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर ज्ञान और अध्ययन पर एक मार्गदर्शी परियोजना प्रारंभ की गई। 1989 to 90 तक इस योजना के अंतर्गत 2598 विद्यालय जो हैं ये लिए जा चुके थे। इन विद्यालयों को संचार तंत्र आधार उपलब्ध करवाने और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 61 संसाधन केंद्रों की स्थापना भी करी गई थी। ये याद रखेंगे आप। केंद्र शासित प्रदेश में क्या आता है कि केंद्र सरकार संघीय क्षेत्रों के माध्यमिक स्कूलों में अतिरिक्त 18 पब्लिक स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों का भी संचालन करती है जो माध्यमिक शिक्षा की उन्नति और सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसमें ये मुख्य पॉइंट कुछ लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है राष्ट्रीय अनुशासन योजना। दूसरा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये कहाँ है, ये ग्वालियर में है। कहाँ है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन? ग्वालियर में। आप ऐसा याद कर लीजिए कि आपकी दोस्त लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है, और ये कहाँ रहती है? ग्वालियर में। ऐसे याद कर लीजिए। इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त हुआ। ये जो हमारी लक्ष्मी है इनको कौन सा स्तर प्राप्त हुआ? डीम्ड विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त हो गया। और ये रहती कहाँ है? ग्वालियर में। इस हिसाब से याद रहेगा। एक पॉइंट और है कि जो द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश है, केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान है। अब इंग्लिश अगर आप ऐसे याद रखिए कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आप कहीं अपने एरिया में नहीं बोल सकते। आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हैदराबाद में। तो इस हिसाब से याद रखिए कि हैदराबाद में ये स्थित है केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान। अब इसमें वित्तीय सहायता, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक ही पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि 14 से 16 आयु वर्ग के बालकों और बालिकाओं के लिए अधिक विद्यालयों की स्थापना के लिए इम्पॉर्टेंट काम किए जाएं। जो भी हमारे हाई स्कूल हैं इसको उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तन करने हैं, तो शिक्षकों की उपयुक्त पूर्ति के लिए सारे काम किए गए। जो वित्तीय सहायता है इनके लिए इतनी इम्पोर्टेंस है वित्तीय सहायता की, किसके लिए? जो भी मैंने पॉइंट्स बताए। अब लिखा हुआ है राज्य सरकारों के कार्य क्या होते हैं। माध्यमिक शिक्षा राज्य के प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण में जो राज्य सरकार है इनके कार्य पूछे गए हैं। शिक्षा मंत्रालय इसमें क्या है? ये शिक्षा के संबंध में नीति के प्रस्तावन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। यह माध्यमिक शिक्षा की अवधि का निर्धारण और पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव प्रदान करता है।
शिक्षा विभाग क्या कहता है कि ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करता है। शिक्षा विभाग यह भी देखता है कि अनुदानों के नियमों का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। अब इसमें याद रखना है जो हंटर कमीशन है, इसने क्या सुझाव दिया इसके मामले में। 1882 में इसकी शुरुआत हुई हंटर आयोग का। आपका सन याद रखना है हंटर कमीशन का। माध्यमिक शिक्षा को जहां तक संभव हो सके अनुदानों के आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए और सरकार को उन विद्यालयों के प्रत्यक्ष प्रबंध से स्वयं को पृथक कर लेना चाहिए। हंटर कमीशन ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। हंटर कमीशन ने क्या बोला कि माध्यमिक शिक्षा को जहां तक संभव हो सके अनुदानों के आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए और सरकार को उन विद्यालयों के प्रत्यक्ष प्रबंध से स्वयं को पृथक कर लेना चाहिए। तो ये हंटर कमीशन ने ये सुझाव दिया है। लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषदें, इसमें क्या है, इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत में 15 माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना हुई। बिहार की माध्यमिक परिषद सरकार के निरीक्षकों या स्वयं के द्वारा नियुक्त निरीक्षकों से स्कूल का निरीक्षण कराती है। अब इसमें स्थानीय संस्था के कार्य क्या हैं कि हंटर कमीशन जो है इसके सुझाव पर माध्यमिक शिक्षा का कार्यभार 1883 टू 1884 में स्थानीय संस्थाओं को कार्य सौंपा गया। उस समय से वे इस कार्य को कर रही हैं। अखिल भारतीय द्वितीय शैक्षिक पर्यवेक्षण के अनुसार लगभग 31 लाख छात्र स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अब इसमें निजी संस्थाओं के कार्य क्या है। निजी संस्थाओं के कार्य माध्यमिक शिक्षा के विकास में निजी संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे स्कूलों का प्रबंध कई प्रकार की संस्थाएं करती हैं, धार्मिक संगठन, पंजीकृत ट्रस्ट बोर्ड और विभिन्न संप्रदाय। भारत के 50% से अधिक माध्यमिक स्कूलों का संचालन निजी संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है और इनका आंतरिक प्रबंधन प्रबंधक समितियों द्वारा होता है। अब है माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था। इसमें क्या है, इसमें जो हमारे विद्यालयों के भाग बताए गए हैं वो 4 भाग बताए गए हैं। प्रबंधन के दृष्टिकोण से विद्यालय 4 भाग के बताए गए हैं। सरकारी स्कूल, स्थानीय संस्था संचालित स्कूल, सहायता प्राप्त निजी स्कूल या फिर असहायता प्राप्त निजी स्कूल, इसमें विभक्त किया गया है। सरकारी स्कूल सभी को पता होगा जो पूर्णतया सरकार के द्वारा चलाया जाता हो। स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूल अंतरिम जिला परिषदें और नगरपालिका इन विद्यालयों में स्वयं की आय और सरकारी अनुदान तथा छात्रों से प्राप्त फीस के माध्यम से चलाती हैं। सहायता प्राप्त निजी स्कूल क्या करते हैं, इन विद्यालयों की आय में प्रमुख स्रोत सरकारी अनुदान और वित्तीय फीस जो वृत्तिदान है ये और जो फीस ये इसमें होता है। और असहायता प्राप्त निजी स्कूल क्या है, इनकी जो वित्तीय व्यवस्था है ये मुख्यतः विद्यालय फीस और वृत्तिदान के द्वारा ही की जाती है। तो इसमें आपको पॉइंट याद रखने हैं 4 भागों में जो प्रबंध है इसके दृष्टिकोण से विद्यालय को 4 भागों में विभक्त किया गया है, बस आप ये याद रखें। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त प्राप्त संस्था है, ठीक, जिसका प्रबंध स्वयं उसी के द्वारा किया जाता है। और इसमें 3 प्रकार के विद्यालय आते हैं, सेंट्रल, स्टेट और इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए कल पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी है या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर था सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी वो कौन थी, इलाहाबाद। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये विद्यालय केंद्र शासित हैं और इसके व्यय और प्रबंध का संपूर्ण भार केंद्रीय सरकार पर होता है। तो इस प्रकार के 20 से अधिक विद्यालय हैं। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ये राज्य शासित होते हैं, इनके व्यय और प्रबंध का भार राज्य सरकार पर होता है और इनके अलावा से समस्त विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय होते हैं। अब इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ ये क्या है, भारत में ये जो प्रकार के संस्थाएं हैं ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अनुसार स्थापित की गई हैं और ऐसी संस्थाएं इस समय 100 से अधिक हैं। प्रथम और द्वितीय प्रकार के विश्वविद्यालयों को उनके संगठन के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम और द्वितीय के विश्वविद्यालयों को उनके संगठन के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से वर्ग, संबंधक विश्वविद्यालय एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, यूनिटरी यूनिवर्सिटी मतलब एकात्मक विश्वविद्यालय और फेडरल यूनिवर्सिटी मतलब संघात्मक विश्वविद्यालय। इसमें आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पढ़ लीजिए, बट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रथम और द्वितीय प्रकार के विश्वविद्यालय को उनके संगठन के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। और जो हमारा विश्वविद्यालय है ये एक स्वायत्त प्राप्त संस्था है और जो भारत है इसने 3 प्रकार के यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं,
कौन कौन सी? सेंट्रल, स्टेट और इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। और इसमें फर्स्ट और सेकेंड टाइप के जो विश्वविद्यालय उनके संगठन के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया, संबद्ध, एकात्मक और संघात्मक। अब इसमें क्या है, इसमें एक मिनट, भारत में विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं में 20 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 215 राज्य विश्वविद्यालय मतलब स्टेट विश्वविद्यालय हैं, 100 समकक्ष मतलब डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित 5 संस्थाएं और 13 सहित महत्व के संस्थान शामिल हैं। ये संस्थान जो है ये 1800 महिला महाविद्यालयों सहित 17,000 महाविद्यालयों के अतिरिक्त हैं। अब आपको ये याद रखना है कि कितने हमारे यहाँ भारत में किसके द्वारा कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनकी आपको संख्या याद रखनी है। आपको मैंने इसमें बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 14 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 11वीं पंचवर्षीय योजना में 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 14 राज्य विश्वविद्यालय मतलब राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, इनको खोलने का प्रस्ताव है। शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में 374 कॉलेज स्थापित करने के लिए एक समिति भी गठित करी गई, जो शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी और इसी योजना में उसको क्रियान्वित करने का प्रावधान भी दिया गया। अब यहाँ पे एक बार ये चीज़ ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से कल एक क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल वाला, उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय की आंतरिक व्यवस्था, इसमें किसकी नियुक्ति कब तक की होती, कितनी अवधि के लिए होती है और उसका नाम क्या होता है, उसको विद्यालय में किस नाम से पुकारा जाता है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है इसको छोड़कर राज्य विश्वविद्यालय का अपदेन कुलाधिपति या औपचारिक अध्यक्ष राज्य का कौन होता है? गवर्नर होता है। इसके अलावा जो कुलपति प्रतिदिन के प्रशासन के लिए पूर्ण समय के लिए एक वेतन पाने वाला अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए होती है। ये अवधि 3 से 5 वर्ष की है। 3 से 5 वर्ष तक की इसकी नियुक्ति करी जाती है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि जो कुलपति है, कुलपति वह व्यक्ति होना चाहिए जो शिक्षकों और छात्रों के विश्वास को अपने व्यक्तित्व और विद्वता के फलस्वरूप प्राप्त कर सके। कुलपति को विद्यालय की चेतना को कायम रखने वाला होना चाहिए। कुलपति को विश्वविद्यालय तथा जनता के बीच उपयुक्त संपर्क स्थापित करने वाला अधिकारी होना चाहिए। कुछ विश्वविद्यालय प्रोफेसर, वाइस चांसलर या रेक्टर रखते हैं जो कि कुलपति को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। जो कुलपति होता है, कुलपति की जो नियुक्ति होती है ये राज्यपाल एक चयन समिति की सहायता से करता है। अब जो विश्वविद्यालय हैं इसकी 3 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? सीनेट या फिर कोर्ट। दूसरी कौन सी है? दूसरी है सिंडिकेट या फिर कार्यकारिणी परिषद। तीसरी है संकाय। अब हम एक बार सिंडिकेट पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासन में ये जो संस्था है ये धुरी जैसा कार्य करती है। कौन? सिंडिकेट। सिंडिकेट संस्था धुरी जैसा कार्य करती है और ये संस्था संपूर्ण प्रशासन संबंधी कार्यों को करती है और यह विश्वविद्यालय की संपत्ति और कोष और उनके प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन भी करती है और ये एक छोटा निकाय होता है। अब इसमें कुछ निम्नलिखित प्रतिनिधित्व प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? देखिए, कुलपति होता है, प्रदेश का शिक्षा संचालन मतलब अपदेन सदस्य होता है, सीनेट या फिर कोर्ट के प्रतिनिधि होते हैं, संकायों के सदस्य होते हैं और कॉलेज के वरिष्ठ प्रधानाचार्य होते हैं। अब बढ़ते हैं संकाय। संकाय क्या है? फैकल्टीज़ क्या है? ये अध्ययन मतलब जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है इसके माध्यम से कार्य करते हैं। संकाय जो है ये बोर्ड ऑफ स्टडी के माध्यम से कार्य करते हैं। ये समन्वय स्थापित करने वाले निकाय हैं जो कि विभिन्न विषयों से रिलेटेड समान हितों की देखभाल करते हैं। एकेडमिक परिषद मतलब एकेडमिक काउंसिल जो है इसकी सहायता से पाठ्यक्रम, शिक्षण का संगठन और परीक्षाओं का विनियमन करते हैं। अब इसमें एक बार ये पॉइंट आप पढ़िएगा कि कुछ विश्वविद्यालयों में बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी टीचिंग भी है जो कि संबंधित कॉलेजों में शिक्षण का नियंत्रण और उसमें समन्वय भी स्थापित करती है। बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं जिसमें स्थायी वित्त समिति मतलब स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के चयन के लिए वैधानिक मंडल स्थापित करते हैं। यूपी है, यहाँ पर जैसे हम जहाँ यूपी में रह रहे हैं, यूपी में राज्य विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यादेश लागू करके उनके प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए जा चुके हैं।
अब इसमें क्या है, जो कोठारी कमीशन है इसने क्या सुझाव दिए हैं, विश्वविद्यालय की स्वायत्ता के बारे में, छात्रों का चयन हो, शिक्षकों की नियुक्त हो, पदोन्नत में काम हो, इसमें क्षेत्र निहित है, और अध्ययन विषय, शिक्षण विषय और विधियां और अनुसंधान के लिए उपयुक्त क्षेत्रों और समस्याओं में चयन हो। अब इसमें आता है केंद्रीय सरकार या विश्वविद्यालय। इसमें आपको याद रखना है इसकी स्टार्टिंग कब हुई है, तो यहाँ पे पढ़िए। विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार अलीगढ़, बनारस, विश्व भारती दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली आदि की संपूर्ण व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। केंद्र सरकार ही इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और कुलपति की नियुक्ति करता है। पूर्ण वित्तीय व्यवस्था उसी के द्वारा ही की जाती है। यहाँ पर क्या है कि उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव पर भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। कब इसकी स्थापना हुई, 1953 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब यहाँ पे आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा उच्च शिक्षा। इसमें क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये संकल्पना की गई कि उच्च शिक्षा को इतना गतिशील बनाया जाए जितना पहले कभी नहीं थी। इसमें कुछ विशिष्टताएं बताई गई हैं। संस्थाओं का समाकलन और विस्तार करना चाहिए, स्वायत्त कॉलेजों का विभाग तथा विभागों का विकास हो, और शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, अनुसंधान को सुदृढ़ बनाया जा सके और कार्यक्षमता में सुधार किया जा सके। अब इसमें राज्य सरकार और विद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा याद करिए। विश्वविद्यालय स्वायत्त प्राप्त या स्वतंत्र निकाय है। इन पर सरकार का प्रत्यक्ष रूप से कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें सरकार निम्न ढंग से अपना नियंत्रण करती है, जैसे राज्य का राज्यपाल विश्वविद्यालय का चांसलर होता है। जो राज्य का राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, ये हमारा विश्वविद्यालय का चांसलर होता है। राज्य का राज्यपाल कुलपति की नियुक्ति करता है। राज्यपाल क्या करता है, कुलपति। अभी मैंने आपको पहले बताया कि राज्यपाल क्या करता है, कुलपति की नियुक्ति करता है। अवधि मैंने बताई थी 3 से 5 वर्ष। कितनी, 3 से 5 वर्ष। फिर ये जो सीनेट है, इसके द्वारा पारित नियम तब तक प्रभावी नहीं हो सकते जब तक राज्यपाल उन पर अपनी स्वीकृति नहीं देता, तभी वे अधिनियम का रूप धारण करेंगे। नेक्स्ट है कार्यकारिणी या फिर सीनेट में सरकार के मनोनीत सदस्य होते हैं, जिनके माध्यम से सरकार विश्वविद्यालयों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। फिर सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के हिसाब की जांच की जाती है, क्योंकि उनकी आय का मुख्य स्रोत सरकार द्वारा प्रदान किए गए सहायता अनुदान ही है। फिर राज्य सरकारें विश्वविद्यालय अनुदान समिति मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान प्राप्त करती है। ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि किन के द्वारा क्या किया जाता है, और जो हमारा विश्वविद्यालय का चांसलर होता है वो कौन होता है, राज्य का राज्यपाल जो होता है विश्वविद्यालय का चांसलर होता है, कुलपति की नियुक्ति कौन करता है, इसकी अवधि कितनी होती है, ये पॉइंट्स जो अभी मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे आपको और क्या पढ़ना है, यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है। अब आपको पढ़ना है शैक्षिक पर्यवेक्षण मतलब एजुकेशनल सुपरविजन। ये आपका 6 नंबर चैप्टर है। पर्यवेक्षण का अर्थ और परिभाषा पढ़नी है। इसमें आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियां, आंदोलन और विचारधाराओं का जन्म हुआ है। परिणाम स्वरूप शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य और पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इसमें आए परिवर्तनों के साथ साथ निरीक्षण की धारणा में भी परिवर्तन आया है। अब आपको डेफिनेशंस और स्टेटमेंट्स पढ़नी है किनके द्वारा, जिन विद्वानों ने दी है। अब देखिए यहाँ पर विलियम जो है इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि आजकल पर्यवेक्षण केवल शिक्षक और छात्र के विकास पर ही बल नहीं देता है, वरन स्वयं परिनिरीक्षक वर्ग, अभिभावकों और अन्य सामान्य लोगों के विकास को भी ध्यान में रखता है। अब देखिए इतनी बड़ी ये डेफिनेशन है। अब आप सोच रहे होंगे ये नहीं आ सकती है, तो हाँ ये 50% चांस है कि नहीं आए और 50% चांस है कि आ भी सकती है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है, उनको प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आपको फिर भी याद रखना है। देखिए जो विलियम है, इस हिसाब से आप विलियम और ये पर्यवेक्षण केवल शिक्षक और छात्र, इनसे इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि विलियम जो है ये शिक्षक और छात्र पर बल नहीं देता था। जो विलियम थे ये शिक्षक और छात्र के विकास पर बल नहीं देते थे। इस हिसाब से रिलेट करके आप डेफिनेशंस को पढ़ सकते हैं। अब देखें दूसरी डेफिनेशन कौन देता है, HP एडम्स और FG डिकी। ये क्या लिखते हैं कि पर्यवेक्षण एक सेवा कार्य है जो मुख्यतः निर्देश और उनकी उन्नति से संबंधित है। ये प्रत्यक्ष के रूप में
रूप से शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया और उन तत्वों से संबंधित है जो इन प्रक्रियाओं में निहित और उनसे संबंधित हैं। ये तत्व शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, निर्देश सामग्री, स्थिति का सामाजिक और भौतिक वातावरण आदि से है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एचपी एडम्स और एफजीडी की। आप कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं? एचपी, आपने एचपी तो नाम सुना होगा ना, जो गैस सिलेंडर्स होते हैं एचपी के। तो एचपी जो है ये एक जो कार्य करने वाली संस्था है, आप इस हिसाब से समझ सकते हैं। एचपी जो ये एक कार्य करने वाली संस्था है, तो इस हिसाब से रिलेट करके याद करिए। देखिए लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षण एक सेवा कार्य है। सेवा, जैसे अब एचपी है, सेवा कार्य करने सरकार के द्वारा ये दिया जाता है, उसमें आप मतलब पैसा भी देते हैं तब वो मिलता है, तो ये कार्य करने वाली एक संस्था है। तो इस हिसाब से याद कर सकते हैं कि पर्यवेक्षण एक सेवा कार्य है। तो जो एचपी है ये एक सेवा कार्य है, ठीक है। अब जो एचपी याद हो जाएगा तो एफजीडी की भी याद हो जाएगा, है ना। अब एचपी क्या है? सिलेंडर, गैस सिलेंडर की एक ये कंपनी है। तो एचपी गैस सिलेंडर जो होता है, इस हिसाब से याद करिए कि सेवा कार्य से मिलता है, मतलब हमारी हेल्प होती है इससे। अगर हमारा ये ना हो तो घर पे खाना नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है बार ब्रूटन और ब्रूकनर ने क्या लिखा है। पर्यवेक्षण एक विशेष प्राविधिक सेवा है जो मुख्यतः उन दशाओं के अध्ययन और सुधार से संबंधित है जो छात्रों के विकास और सीखने की प्रक्रिया को आच्छादित करती है। अब इसको भी रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, जो यहाँ पे आच्छादित लिखा हुआ है, बार आच्छादित से याद कर सकते हैं। देखिए अब ये चीज़ हमें नहीं लगता ये डेफिनेशन पूछी जाएगी, चांसेस नहीं है पूछे जाने के। तो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़िए, आपकी मर्जी है। इस डेफिनेशन के हिसाब से आप डिपेंड करता है। अब देखिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किम्बल और वाइल्स के द्वारा क्या लिखा गया है कि पर्यवेक्षण एक उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थिति के विकास में सहायता देता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है आपके एग्जाम में। सुपरविजन इज असिस्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द बेटर टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। ये आपकी जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, किसके द्वारा दिया गया है? किम्बल वाइल्स के द्वारा। अब देखिए कैसे याद करना है, देखिए जैसे मैंने याद किया वैसे आपको याद करना है। किम्बल मतलब कंबल, कंबल के थ्रू आप याद कर सकते हैं। कंबल क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति में होता है वो, मतलब जैसे ठंडक होता है तो ठंडक की परिस्थिति में काम आता है ना। तो बस इसी चीज़ से याद कर सकते हैं कि पर्यवेक्षण एक उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थिति के विकास में सहायता देता है। मतलब कि जो कंबल है ये परिस्थिति के विकास में हेल्प करता है, जब ठंडक आता है तो उसमें हेल्प करता है। अब देखिए पता नहीं आपको ये ट्रिक समझ में आ रही या नहीं आ रही, लेकिन आप कुछ ऐसी रिलेट करके याद कर सकते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में याद रहे। अब इसमें बाटकी और जॉन ए क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पर्यवेक्षण शिक्षक के विकास, बालक की अभिवृद्धि और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार से संबंधित है। कौन? पर्यवेक्षण। ये किसने कहा है? बाटकी और जॉन ए ने। अब इसका मैंने अभी कोई ऐसा ट्रिक नहीं बनाई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट। अब देखिए ओक्लाहोमा स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्या कहता है, एक बार इसको आप पढ़िएगा कि पर्यवेक्षण जो है इसमें शैक्षिक कार्यक्रम के प्रत्येक पहलू का सुधार निहित है। शैक्षिक कार्यक्रम के अध्ययन, कार्यक्रमों का संगठन, पाठ्यक्रम का संशोधन, शिक्षण प्रक्रियाएं, छात्र क्रिया कार्यक्रम और शिक्षण वर्ग के अशैक्षणिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये किसने कहा है? ये इसने कहा है। आप नाम याद रख लीजिए, हमें नहीं लगता ये पूछा जाएगा, लेकिन आप फिर भी इसको पढ़ लीजिएगा, क्या पता क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नीड ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन, इसमें इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं कि क्या पूछा जाए। आपको मेनली क्या याद रख लेना है कि जो शैक्षिक पर्यवेक्षण है शिक्षा की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसमें क्या आवश्यकता है? कारणों से अधिक बढ़ जाती, मतलब आवश्यकता इसकी किन कारणों से अधिक बढ़ जाती है? जो सामाजिक आवश्यकता है इनके कारण, अध्यापक पर अधिभार इसके कारण, नवीन शिक्षण विधियों का विकास, अप्रशिक्षित अध्यापक, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभिनवीकरण, फिर विद्यालय कार्यों में वृद्धि। ये आपके इम्पॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हैं। नॉर्मली आपको सिर्फ विशेषताओं के ये पॉइंट्स याद रखते हैं, ऐसे पूछे नहीं जाएंगे। अब आप इसमें प्रिंसिपल्स पढ़िए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जरूर जाएगा। इसमें क्या है? पर्यवेक्षण के सिद्धांतों की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग चर्चा की है। जैसे कि इसमें आर बर्टन और बुकनर ने क्या बोला है? इसने 4 सिद्धांत दिए हैं। बर्टन और बुकनर ने कितने सिद्धांत दिए हैं? 4। कौन कौन से? पर्यवेक्षण सैद्धांतिक रूप से ठोस है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कितने दिए हैं? 4 दिए हैं। किसने दिए? आर बर्टन और बुकनर। इसने 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। कौन कौन से 4 सिद्धांत दिए हैं? पर्यवेक्षण सैद्धांतिक रूप से ठोस हो, पर्यवेक्षण लोकतांत्रिक हो, पर्यवेक्षण वैज्ञानिक हो, पर्यवेक्षण रचनात्मक हो। तो बुकर और जो ये ब्रिक्स हैं, ये इन्होंने क्या दिया है? बर्टन, इन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं।
अब पेक हमने कितने सिद्धांत दिए हैं? 10 दिए हैं। सहयोग है, नेतृत्व है, नियोजन, समन्वय, रचनात्मक, लचीलापन, सहानुभूति, पुनर्गठन, सामुदायिक पुनर्गठन, वस्तुनिष्ठता और मूल्यांकन। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें रोरर ने क्या कितने दिए हैं? रोरर ने 26 सिद्धांत दिए हैं। कितने? 26। कौन कौन से? अब ये आपको सारणी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि रोरर ने 26 सिद्धांत दिए हैं। ब्रिग्स और जस्टमैन ने कितने दिए हैं? 3। सहकारिता, लचीलापन और उत्साहवर्धक और प्रभावी, ये 3 सिद्धांत किसने दिए हैं? ब्रिग्स और जस्टमैन ने। तो ये पॉइंट आप याद रखने हैं। किसने? देखो, ब्रूकर और किसने? बर्नर ने कितने दिए हैं? 4। और फिर पेक हमने कितने दिए हैं? 10। उसके बाद जो रोरर हैं इन्होंने कितने दिए हैं? 26। और फिर ब्रिग्स और जस्टमैन ने कितने दिए हैं? 3। अब इसके कार्य क्या है? जो हमारे एजुकेशनल सुपरविजन, इसके कार्य क्या हो सकते हैं? कक्षा निरीक्षण करना, जिससे शिक्षक के शिक्षण स्तर का पता चल सके, शिक्षक गोष्ठियों का आयोजन करना, सभा समितियों में भाग लेना, प्रधानाध्यापकों के साथ कार्य करना, अनुसंधान कार्य करना। ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का कार्यक्षेत्र। इसमें इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेनली आपको जिस हिसाब से कल क्वेश्चन पेपर बना था वो बताएंगे। आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र जो है ये बहुत व्यापक है, और दिन प्रतिदिन इसके समस्त कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानाचार्य और उनके वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनको तो विभिन्न कार्यों की देखरेख और जांच करनी ही पड़ती, परंतु इनके अलावा जैसा कि पहले प्रस्तावित किया गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ परिनिरीक्षक विभिन्न विषयों की शिक्षण व्यवस्था का दायित्व संभाल लें। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये इसका जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है। जैसा कि कल एक अधिगम के बारे में पूछा गया था या मूल्यांकन के बारे में पूछा गया था कि कैसी प्रक्रिया है, सतत, सामान्य, असामान्य या कैसी, तो उसमें आपको आंसर टिक करके आना था। अब इसमें देखिए, इसमें विधियां दी गई हैं। पर्यवेक्षण की अनेक विधियां हैं। इन सभी विधियों को 2 भागों मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक इसमें बांट सकते हैं। व्यक्तिगत में क्या है? शिक्षक नियुक्ति है, शिक्षक अवलोकन है, प्रयोग है, व्यक्तिगत गोष्ठियां हैं, प्रदर्शन शिक्षण है, अविधिक संपर्क है, मूल्यांकन है, क्रियात्मक अनुसंधान है। अब सामूहिक ग्रुप मेथड में क्या है? कार्यगोष्ठी में जो बेकर हैं ये कहते हैं तो जो कार्यगोष्ठी है, बेकर आप इस हिसाब से याद कर सकते हैं कि बेकर बेक करते हैं, कोई भी चीज़ होती है उसको बेक करते हैं। जैसे कि कार्यगोष्ठी वह स्थान है जहाँ उत्पादन कार्य श्रवण और भाषण के अतिरिक्त ये होता है, प्रदर्शन तथा अवलोकन किया जाता है तथा समितियों में भाग लिया जाता है। ये किसने कहा? बेकर ने। देखिए, बेकर ने बेक किया, क्या बेक किया? कार्यगोष्ठी को। कार्य और गोष्ठी इन दोनों को इन्होंने बेक किया, किसी भी स्थान पर ये बेक कर देते हैं, इस हिसाब से याद कर लीजिए। अब हैमिक और ओविंग्स ने क्या किया? हैमिक और ओविंग्स और हैमिक इन्होंने क्या? कार्यगोष्ठी शैक्षिक कार्यकर्ताओं का एक लचीला संगठन है जो सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से अपने व्यवसाय में अपने तथा विद्यालय के विकास के लिए अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। ये दोनों ने ये डेफिनेशन दी है, आप इसके बारे में भी समझ लीजिएगा। और इन दोनों ने जो भी डेफिनेशन दी है इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसमें क्या है? इसमें हमें बोला गया ग्रुप मेथड, कार्यगोष्ठी थी, परिचर्चा है, सामूहिक कक्षावलोकन है, सामूहिक गोष्ठी है, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम है और सर्वेक्षण पत्रिका है, जो कि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन है। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? स्किल्स मतलब लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, ऑपरेटिंग स्किल होनी चाहिए और प्रबंधकीय स्किल होनी चाहिए, संचार कौशल, मानव संबंध कौशल, प्रेरित करने की शक्ति, उचित काम की शक्ति और स्पष्ट निर्देश, क्लियर इंस्ट्रक्शंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप एक बार इनको पढ़ सकते हैं। अब लिखा हुआ है आजकल 2 प्रकार की विधियां कक्षा शिक्षक निरीक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं, जो RCS और ETCS इसके नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों विधियां हैं शिक्षक और प्रशासक अपने प्रशिक्षण के पश्चात अपना सकते हैं। RCS विधि की श्रेणी विधि के नाम से भी जाना जाता है। फ्लेंडर जो है, फ्लेंडर के 10 सूत्री निरीक्षण का ही सही किया गया रूप है। RCS विधि में 10 में से 9 श्रेणियां शिक्षक और विद्यार्थी के व्यवहार को देखने के लिए तथा एक कक्षा में शांति अथवा अस्पष्टता की घोतक है। शिक्षक और विद्यार्थियों की 9 श्रेणियों में से 7 शिक्षक के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहारों के अंकन के लिए हैं।
जो कला निरीक्षक है, कला निरीक्षण की अन्य आधुनिक विधि समान व्यवहार श्रेणी विधि के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब इक्विवेलेंट कैटेगरी सिस्टम के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए इसमें व्यक्तिगत पर्यवेक्षण क्या कहता है, ये पर्यवेक्षण प्रायः संगठन के अधिकारी द्वारा होता है। ठीक है, ये विद्यालय जो है, जो व्यक्तिगत पर्यवेक्षण होता है किसके द्वारा होता है, संगठन के अधिकारी द्वारा। इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विद्यालयों में ये जो कार्य है ये प्रधानाध्यापक को स्वयं करना पड़ता है। प्रधानाध्यापक के अकेले पर्यवेक्षण करने के अनेक कारण हैं। प्रायः अन्य व्यक्ति के पर्यवेक्षण करने पर शिक्षण आपत्तियां उठाते हैं, शिक्षक जो है ये आपत्तियां उठाते हैं। फिर विषय विशेषज्ञों का पर्यवेक्षण क्या है, इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़िएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता रही हूँ मैं, ये भी कुछ नहीं है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मुखर्जी जो है, मुखर्जी ने पर्यवेक्षण के बारे में दो निम्नांकित तथ्यों के बारे में कहा है। स्वयं प्रधानाध्यापक का पर्यवेक्षक के क्षेत्र में आरोग्य होना और प्रधानाध्यापक के पास अधिक प्रशासनिक कार्यों का होना। वर्मा के शोध अध्ययन के अनुसार पर्यवेक्षण की मुख्य कठिनाइयां अधोलिखित पाई गई हैं। इसमें आप अगर पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए जो मुखर्जी हैं, मुखर्जी और वर्मा दोनों के ही अध्ययन और तथ्य को प्रमाणित करते ही अकेला प्रधानाध्यापक प्रशासनिक कार्यों में उलझे रहने के कारण पर्यवेक्षण प्रभावशाली ढंग से नहीं कर पाता। इसी कारण गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों ने 10 कक्षाओं पर एक पर्यवेक्षण की नियुक्ति का मानदंड निर्धारित भी किया है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो मिस्टर जोड है, मिस्टर जोड क्या कहते हैं कि टीचिंग इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, मतलब जो टीचिंग है ये सबकी कप ऑफ टी नहीं है, एवरीबडीज कप ऑफ टी। इस दृष्टि से शिक्षा जो है, शिक्षा प्रशासकों के शिक्षण वर्ग से संबंधित अधोलिखित दायित्व महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए कि टीचिंग इज नॉट एवरीबडी कप ऑफ टी ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है, मिस्टर जोड के द्वारा। ठीक, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मिस्टर जोड के द्वारा कहा गया है टीचिंग इज नॉट एवरीबडी कप ऑफ टी, एवरीबडी इज कप ऑफ टी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि शिक्षा प्रशासकों की ओर इंगित करते हुए शिक्षा आयोग 1964-66 ने अपने प्रतिवेदन में लिखा कि यदि इस व्यवसाय में आदर्श अध्यापकों को आकर्षित करना है तो शिक्षकों की आर्थिक स्थिति सुधारनी होगी और उनकी सेवाओं की दशाएं जो हैं ये उन्नति बनानी होंगी। अब ये है संस्थागत शासन की भूमिका। किसी भी शैक्षिक संस्था के परिवेश में प्रधानाचार्य वह धुरी होता है जिस पर विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियां निर्भर होती हैं। यदि संस्था का प्रधानाचार्य कुशल और समक्ष है तो संस्था की अच्छी तरह शासित कर सकता है, क्योंकि प्रधानाचार्य की कुशलता उसके सफल नेतृत्व, व्यक्तिगत गुणों, अनुभव, योग्यता और कार्य कुशलता के आधार पर ही विद्यालय अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर उन्मुख होता है। प्रधानाचार्य ही संस्था के कुल संचालक है तो सभी समस्याओं का निराकरण अपनी दूरदर्शिता के आधार पर कर सकता है और इस प्रकार संस्था के सभी कार्यों को में उसकी भूमिका एक नेता के रूप में करी जाती है। अब इसमें है संस्थागत शासन, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस है, इसमें क्या है, योजना का निर्माण होगा, कार्यकर्ताओं का चयन होगा, कार्य विवरण होगा, धन की व्यवस्था होगी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप एक बार पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो कैलेंडर के बारे में, जो कैलेंडर्स बनता है, मतलब प्रधानाचार्य का जो रोल होता है, रोल ऑफ प्रिंसिपल फॉर गवर्नेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटीज़। प्रधानाचार्य को समस्त संस्था विद्यालय की गतिविधियों का सफलतापूर्वक नियोजन करना चाहिए, जिसके अंतर्गत उसे किन अध्यापकों को किस प्रकार के दायित्व सौंपने चाहिए, उनसे लेकर वर्ष भर का कैलेंडर बनाने का भी कार्य शामिल हो। फिर इसमें है कि किसी भी संस्थागत शासन की रीढ़ शिक्षण कार्य होती है। किसी भी संस्थागत शासन जो है इसकी रीढ़ का होता है शिक्षण कार्य होता है। अतः प्रधानाचार्य को यहाँ हर संभव प्रयास करना चाहिए जिसमें शिक्षण के स्तर को ऊपर उठाया जा सके। अब इसमें यह है कि प्रधानाचार्य को संस्था में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी समय समय पर समुचित निर्देशन देते रहना चाहिए, परंतु उनकी अभिवृत्ति निर्देशन प्रक्रिया के प्रति सकारात्मक होनी चाहिए, जिससे वह छात्रों और अध्यापकों को सही दिशा की ओर उन्मुख करा सकें। अब इसमें स्टाफ का मूल्यांकन है। इसमें क्या होगा, किसी भी शैक्षिक संस्था के अच्छे संचालन हेतु प्रधानाचार्य का यह दायित्व होता है कि वह अपने स्टाफ अर्थात शिक्षकों द्वारा छात्रों के शिक्षण हेतु किए गए प्रयासों को सही दिशा प्रदान करें।
इसमें लिखा हुआ विशेषताएं, इनके द्वारा किसी भी शैक्षिक संस्था में आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति और व्यवस्था कर पाना संभव होता है। ये मानवीय शक्ति का पूर्ण उपयोग और उनके सदुपयोग करने से संबंधित है। इसके द्वारा शिक्षकों की उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य का वितरण किया जा सकना चाहिए और ये शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास को प्रेरित करता है और इसके द्वारा कर्मचारियों के प्रशिक्षण और पदोन्नति की व्याख्या करना संभव भी होता है। अब इसमें रिक्रूटमेंट जो है मतलब स्टाफ की भर्ती और जो चयन प्रक्रिया है, इसमें क्या है, इसमें फिलिपियो कहते हैं कि भर्ती का अर्थ भावी कर्मचारियों को खोजने और उन्हें संगठन में रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया से है। जो भर्ती है इसका अर्थ जो होता है ये भावी कर्मचारियों को खोजने और उनके संगठन में रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा? फिलिपियो ने कहा। अब इसमें क्या है कि भर्ती और चयन प्रक्रिया के सोपान, ये भर्ती और चयन प्रक्रिया के सोपान क्या है, आप एक बार पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। हाँ, इसमें आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। IASE की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन। फिर CTET की क्या फुल फॉर्म है, इसकी है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च SCRT की है। फिर है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये डाइट्स की फुल फॉर्म है। किसकी? डाइट की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये पूछा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसकी डाइट की फुल फॉर्म है। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आप इनका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। क्रिस्टोफर डे क्या कहते हैं 1999 में क्रिस्टोफर डे भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को एक जीवन पर्यंत की गतिविधि के रूप में देखा जाना चाहिए जो उनके निजी और साथ ही व्यावसायिक जीवन पर और कार्यस्थल की नीति और सामाजिक संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए तो ये हो गया आपके 6 तक की चैप्टर्स कंप्लीट। अब ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर्स हैं जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, तो अब मैं आपको आगे कंटिन्यू कराऊंगी। 7, 8, 9, 13 चैप्टर टोटल है, तो फटाफट से कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी से हो जाएं आपके चैप्टर्स कंप्लीट। फिलहाल जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ और आप जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो बना के दिया है हमारे वीडियो पे प्लेलिस्ट में देख लीजिए। जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है उनको एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस पिछली बार फंसे थे उसमें से मैंने मिलाए हैं तो 20 to 25 क्वेश्चन उससे आए थे। अगर आपको पढ़ना है एक बार पढ़ सकते हैं और देख लीजिए, क्योंकि 20 to 25 क्वेश्चन भी मतलब कम नहीं है, ज़्यादा ही है, ठीक है। आप उस हिसाब से अगर पढ़ें तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो MCQ भी पढ़ लीजिए और बुक तो मैं बता ही चुकी हूँ, बुक तो मैं बता भी रही हूँ, तो इस हिसाब से बुक का भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कहीं से कुछ भी छूटे ना बस आपका। जैसे पिछला आपने देखा होगा कि मैंने जो भी लेक्चर्स आपको बुक से रिलेटेड प्रोवाइड कराए थे उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बस उसी हिसाब से अभी इसको भी आप पढ़ डालिए ठीक से। और कुछ भी है आप एक बार रिव्यू जरूर से कर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, आपको अगला वीडियो आपको दूँ या ना दूँ इसके लिए भी आप बताइएगा, ठीक है। सो ध्यान रखिए, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।